हाँ जी, की हाल-चाल वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपको बताऊँगा विज्ञान का, नहीं साइंस का, है ना? यानी विज्ञान में कितने विषय आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है ना? तीनों का यानी सब कितना-कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 8 में यानी फिजिक्स का यानी भौतिकी का पूछा जाता है 8 क्वेश्चन। 8 में आपको 4 बनाना रहता है। 4 बनाना रहता है यानी 8 अंक का रहता है। ये लघुत्तरीय प्रश्न का बात कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, ठीक है? 2 अंक वाले का। अब वही बात रहता कि क्या होता है। और फिजिक्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 2 गो, 6 अंक का, 6 अंक आएगा, उसमें आपको बनाना रहेगा एगो। समझ में आ रहा है? लेकिन मानिए पहले मैं आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद में करवा दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? भौतिक विज्ञान यानी इससे 8 नंबर आएगा, रसायन विज्ञान इससे 8 नंबर आएगा, जीव विज्ञान इससे 8 नंबर आएगा, ठीक है? एक ही मैं जितना करवा रहा हूँ ना उतना बस आप कर लीजिए, पूरा में पूरा नंबर आएगा, पूरा में पूरा, है ना? इतना ही क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई भैया 4-5 प्रश्न लड़ेगा ही, ठीक है? चलिए बताना स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं रहेगा, ठीक है? बिल्कुल छोटा सा। चलिए फिजिक्स का है, पूरा गैस किया हुआ क्वेश्चन। देखिए क्या ये कौन क्वेश्चन नहीं जानता है? बच्चा जानता है इसको कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है? कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है? ठीक से है ना, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है? इस बार तो 26 में जरूर, है ना, फर्स्ट सिटिंग रहे या सेकेंड सिटिंग रहे। 2024 में आया है, 2024 में भी, 25 में भी आया है, ठीक है? यहाँ पे 24 लिख लीजिएगा, 25 में भी आया है और 24 का फर्स्ट सिटिंग में आया है, ठीक है? 25 का फर्स्ट सिटिंग में, ठीक बोला है ना कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बाबू, नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। उसे दोष का दृष्टि दोष, यहाँ पे दोष लिखेगा, यहाँ पे दोष लिखेगा, दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है? ये 3 प्रकार का होता है। बात समझ में आया? देखिए मान के चलिए कि आप भैया कोई सामान देख रहे हैं, ना दूर की वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, ना नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो क्या समझ लीजिएगा आपको दृष्टि दोष हो गई है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है, ठीक है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। आप कमेंट में बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष अगर हो गया तो इसका निवारण किस लेंस के चश्मा द्वारा होगा। और दूर का मैं बता देता हूँ, दूर का उत्तर लेंस के द्वारा और निकट का आप लोग बताइएगा, और जरा दूरदर्शिता को भी आप ही लोग बताइएगा, ठीक है? पूरा मैं हिंट कर दिया हूँ, बहुत बेसिक है। नहीं भी पूछता दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। ऑब्जेक्टिव में आता है कि निकट दृष्टि दोष का भैया निवारण किस लेंस के चश्मा द्वारा होता है, तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में, है ना? और दूर का मैं बता ही दिया हूँ, और जरा दूरदर्शिता का भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। बच्चा को पता होता है छोटू, है ना? अगला प्रश्न आइएगा। देखिए ये भी एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है? बोला है ना, गोलीय दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? देख लीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, बस है ना? यहाँ पे लिखा आया है, नहीं लिखे नहीं है ना, कि भैया कौन सा साल में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत ज़्यादा भी है प्रश्न, ठीक है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है ना, एक भाग होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है। लेंस की मुख्य फोकस 2 प्रकार की होती है, वक्रता त्रिज्या 2 प्रकार की होती है, ठीक है? दर्पण 2 प्रकार की होती है, प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए अब चित्र अगर पढ़ना चाहिएगा तो देखिए, इससे गोलीय दर्पण है ना, गोल रहेगा एक तरफ, है ना? एक तरफ बाहर की ओर भाई कलाई कीजिएगा, एक अंदर की कलाई कीजिएगा, है कि ना? अगर बाहर कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण, और अंदर कर रहे हैं तो अवतल दर्पण, ठीक है? बात समझ में आया? देखिए यहाँ पे ये 2 प्रकार का होता है। देखिए किरण प्रकाश की किरणें आ रही है ना, उत्तल दर्पण। अगर अंदर की ओर रहेगा कलाई, अंदर की ओर ना, तो क्या रहेगा? उत्तल दर्पण। यहाँ पे बाहर की ओर रहेगा तो अवतल दर्पण। बात समझ में आ रहा है? देख लीजिए, बात समझ में आया ना? चलिए कुछ गलती भी लगता है बोल दिया है कोई, ज़रा कमेंट में बता दीजिए जरा, क्या मैंने यहाँ पे गलती कुछ बताया क्या? यहाँ पे कुछ गलती बता दिया, उसके लिए है ना माफ़ी चाहता हूँ, देख लेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न आएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं। क्या बोला है छोटू कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध बताइए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं, फोकस दूरी को f से दिखाते हैं, इसमें संबंध बताइए आप, है ना? तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी, है ना, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वो आधी होती है ना? अर्थात क्या बोल सकते हैं? अर्थात बोल सकते हैं f बराबर r/2,
या बराबर R/2 कुछ नंबर टाइम रखिएगा। R का मान निकालिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी रहता है R बराबर 2 गुने F करेंगे तो 2F आइएगा, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आज कर लीजिएगा। तो महाभिव्यय प्रश्न है सारा का सारा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखिए और इसे, है ना, किरण आरेख से दर्शाएं, किरण आरेख से दर्शाएं। तो देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। तो देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है ना, दर्पण पा रहे हैं, दर्पण पा रहे हैं, इधर आपतित किरण है, यहाँ से दर्पण से टकरा चला गया, परिवर्तित किरण हो गया, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब, बीच में क्या अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। परिवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। कोण आई और कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। चलिए आगे समझ में आए ना। देखिए, कोण को भैया किरण आरेख लिख दिए ना। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, बहुत ही ज़्यादा महाभिव्यय प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, इसका क्या बताएं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये लिख सकते हैं। कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं, ठीक है। कि आई कोण आई को भैया आपतन कोण, कोण आर को परावर्तन कोण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है, ठीक है, एक ही समतल पर होता है। देख लीजिए, दर्पण है, आपतित किरण है ना, परावर्तित किरण है ना, इसी पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे है कि नहीं, पहले बताइए। बात समझ में है ना। ऑब्जेक्टिव में आता है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर आएगा ऑब्जेक्टिव में, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइएगा, फटाफट के अंदाज में। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन था, प्रकाश का वर्तन है, ठीक है ना। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा। नाम है परिवर्तन है, नहीं भैया लौट के जाना, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है ना, नियम लिखिए, यानी प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, नियमों को लिखिए, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2। अपवर्तन के भी कितने नियम है, 2। लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं, 2, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो जरूर एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखिए, पहले समझिएगा क्या रहा है बाबू, समझिएगा ध्यान से। देखिए, क्या इधर भैया, इधर सरल माध्यम, उधर विरल माध्यम, उधर विरल माध्यम, इधर सरल माध्यम है, ठीक है। क्या रहा है, इधर ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। आपतित किरण आ रही है, यहाँ से टकराएगी, है ना, पारदर्शी माध्यम से टकराएगी, यहाँ पे है, सीधे भैया निकल जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा हट के निकल जाएगी, ठीक है। तो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। इसको अच्छा सा आप समझ लीजिएगा, ठीक। परावर्तन के मतलब लौट के जाना, है ना। अपवर्तन के मतलब भैया पार हो जाना, ठीक है। शॉर्टकट में समझिएगा। तो अगला प्रश्न में आइएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से, ठीक। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला नहीं इसी का भैया नियम लिखेंगे ना। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, ठीक। दूसरा नियम बोल रहा है कि किसी 2 माध्यमों जैसे जल और प्रकाश के किसी विशेष कण रंग के लिए आपतन कोण की जया, है ना, आपतन कोण की जया, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, और जया मतलब साइन थीटा होता है। तो साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर, ठीक है, का अनुपात एक ही अनुपात में होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, बताइएगा स्नेल के नियम किसे कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, स्नेल के नियम को, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को यहाँ स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न में ये छोटू, अगला प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाव्यय प्रश्न है, ठीक है। ये बोल रहा है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। जैसे देखिएगा, दाढ़ी हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा यहाँ पे, बनाने में, सौर कुकर में, सौर भट्टी में, गाड़ी की हेडलाइट में, डॉक्टर के द्वारा आँख नाक कान मुँह देखने में होता है ना। और सारा हो सकता है, बहुत सारा चीज़ सौर कुकर में लिखे ना, है ना, दाढ़ी बनाने में, सौर कुकर में, सौर भट्टी में, गाड़ी की हेडलाइट में, डॉक्टरों के द्वारा आँख नाक कान मुँह देखने में, और बहुत सारा इसका हो सकता है। 2 ही आपको लिखना है ना, बोल दे यहाँ पे 3 लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग, आइए, उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए ज़्यादा नहीं होता लेकिन है इसका भी। और उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। देखिए, स्ट्रीट लाइट में, गली वाला लाइट में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, जो लोग साइड मिरर बोले चाहे फर्स्ट दृष्टि के रूप में, बात समझ में, जो गाड़ी की ईना जो होता है ना, ऐना मिरर जिसको बोलते हैं, है ना, जो पीछे वाला चीज़ को भैया बड़का ट्रक हो गया,
है ना, बड़ा बड़ा, मतलब समझ में आया, ये मतलब बड़ा बड़ा चीज़ को छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो उत्तल दर्पण, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा तो अवतल दर्पण। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एक बताइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में बताइएगा, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। चलिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न तो महाभिव्याय प्रश्न है, महाभिव्याय प्रश्न है। क्या बोला? ओम का नियम को लिखे, ओम का नियम को लिखे। देख लीजिए इस बार 2026 में लिख लीजिए, 2026 का फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग में ये पक्का आएगा, क्योंकि अगला बार नहीं आया था। 200% ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्या बोला छोटू? बोला है ओम का नियम, ओम का नियम लिखे, यानी ओम का नियम को लिखे। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच के आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का क्या होता है? समानुपाती होता है। या आपको इसको क्या लिख सकते हैं? आर बराबर वी बटे आई। ठीक है, आर बराबर वी बटे आई लिख सकते हैं। ठीक है, महाभिव्याय है, हम एक बार में याद कर लीजिए बढ़िया से। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच के विभवांतर है ना, के विभवांतर, यहाँ पे आरोपित भी भैया हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरोपित विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा फटाफट के अंदाज में। स्नेल का नियम आ गया ना, बताए थे ना, प्रकाश के वर्तन दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहे हैं, है ना, स्नेल का नियम को लिखिए, स्नेल का नियम को लिखे, नियम को लिखो, ये बात है। यदि आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम से, है ना, साइन आई बराबर एक नियतांक या म्यू दे सकते हैं आप, है ना। ये भी क्या है? स्नेल का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, यदि आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट। ठीक है, स्नेल का दूसरा नियम हो गया। अगला प्रश्न में आइएगा, देखिए क्या बोला है, ये बोला है, क्या प्रश्न बोला? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। अंतर तो हमेशा आपको कॉलम बना के लिखना है, लेकिन भैया क्या करूँ, एक तरफ उत्तल लेंस, एक तरफ उत्तल लेंस, एक तरफ अवतल लेंस, एक तरफ उत्तल लेंस, पास समझ में आया, एक तरफ रॉबर है ना, कॉलम बना लीजिए, एक तरफ भैया उत्तल लेंस, एक तरफ अवतल लेंस, ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो देखिए बताना स्टार्ट करता हूँ, है ना, उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस के बारे में यहाँ सब्जेक्टिव छपता है एकदम, बात समझ में आ रहा है। यह लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है ना, यह लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, देख लीजिए ऐसा, है ना, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा है कि नहीं पहले बताइए। अवतल लेंस ऐसा होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है। ठीक है, बात समझ में आया ना? अगला प्रश्न में आएगा, मतलब अगला में, इसे किस भैया किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला में आइएगा, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्यतः छोटा एवं सीधा बनता है ना, यानी छोटा एवं सीधा बनता है तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या बताइएगा, इसका उपयोग, है ना, इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है, दिए, है ना। उत्तल लेंस का निवारण दूर दृष्टि दोष में किया जाता है, अवतल का निकट दृष्टि दोष का अवतल में होता है। ठीक है, चलिए अवतल में आइएगा। अवतल में आइएगा, क्या बोला है इसमें, क्या अवतल लेंस में क्या बोला? यह लेंस, कौन लेंस? यह मतलब अवतल लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है। देख लीजिए, किनारे के अपेक्षा क्या है, बीच में पतला, है ना। हाँ, चलिए इसे देखिए, उसे अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जा रहा था, इसमें क्या है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। या किसी वस्तु का प्रतिबिंब समानता से आभासी छोटा एवं सीधा बनता है, आभासी छोटा एवं सीधा बनता है। ठीक है, आभासी छोटा एवं सीधा बनता है अवतल लेंस में। ठीक, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में होता है, बता दिया हूँ। इसका उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष का निवारण करने में किया जाता है। यहाँ सब्जेक्टिव भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न में आइएगा छोटू, अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोला? मानव नेत्र की समझने क्षमता सब क्या समझते हैं? देखिए, मानव नेत्र मतलब, है ना, मानव नेत्र जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी बदलकर निकट या दूर की वस्तु साफ साफ देख सकता है, उस गुण को मानव नेत्र की समझने क्षमता कहते हैं। फटाफट के अंदाज में चलता हूँ, फटाफट आप देख लीजिएगा, है ना। क्या बोला छोटू? उत्तल लेंस किन्हीं दो उपयोग को लिखो। बहुत सारा उपयोग बता दिया हूँ, उत्तल लेंस का उपयोग तो बहुत सारा बता दिया हो ना। देखिए,
उत्तल लेंस, जैसे मान के हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कैमरा में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में बताइए कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस ही होता है। यहाँ सब देखते हुए पक्का आएगा, ठीक है। उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित है। उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा में भी होता है, मनुष्य का आँख में भी होता है, मनुष्य के आँख में भी होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है, यानी दीर्घ बोली चाहे दूर बोली, है ना, उत्तल लेंस के चश्मा के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है, बात समझ में आया? सूक्ष्मदर्शी में यानी हम कैमरा में, मनुष्य के आँख में, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में, सूक्ष्मदर्शी में, इसमें क्या होता है? सभी उत्तल लेंस ही होता है। अगला प्रश्न आएगा छोटू, क्या बोला है? विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या है ना, विद्युत धारा कैसे मात्रा लिखिए? आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा परिभाषा है। आवेश की प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है? क्या होता है? एम्पियर। इसे ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा छोटू कि ए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना भैया, कितना मीटर होता है, ठीक है। 10 के पावर कितना मीटर होता है, ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। देखो ई भैया 2025 में भी आया है क्वेश्चन, निकला 2023 2025 ये क्वेश्चन आया 2023 के फर्स्ट सीटिंग में, है ना, 2025 के फर्स्ट सीटिंग में, 2025 के फर्स्ट सीटिंग में ग्रह और तारों में अंतर लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आप लोग अंतर लिखिएगा ना, है ना, कॉलम बना के लिखिए, एक तरफ तारा एक तरफ ग्रह, ग्रहो ने लिखिएगा, ठीक है। पहला बात इधर करके, पहला बात इधर करके, ठीक है। चलिए बोला क्या कि तारे और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है। तारे का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारे हमसे काफ़ी दूर है ना, जबकि ग्रह हमसे काफ़ी इसके अपेक्षा में कुछ नज़दीक है। तारे टिमटिमाते प्रतीत होता है। यहाँ क्वेश्चन में तारे टिमटिमाते प्रतीत होता है किसके कारण? अब देखते हैं, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। जबकि ग्रह देखिएगा क्या बोल रहा है, ग्रह हमसे काफ़ी तारों का अपना प्रकाश, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारों, है ना, तारों की अपेक्षा, मतलब तारों की अपेक्षा या तुलना में ग्रह हमसे नज़दीक है, जबकि क्या है, तारों बहुत ज़्यादा दूरिया है, ठीक है। ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होता जबकि तारा टिमटिमाते प्रतीत होती है। अगला प्रश्न आएगा छोटू, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या बोल रहा है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो होता है ना, आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत क्यों होता है, ठीक है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है ना। अच्छा मतलब कोई व्यक्ति किसी अंतरिक्ष यात्री को अगर कोई भाई जा रहा है, अगर चंद्रमा पे चला गया तो उसका भैया वायुमंडल कैसे दिखाई देगा, बताइएगा जरा, कमेंट में बताइएगा छोटू। क्या बोला है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है, क्यों? तो क्योंकि उसमें क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता। मेन पॉइंट ही वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता है, ठीक। मेन पॉइंट ही वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। क्या बोल रहा है छोटू? ये बोल रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला। स्वच्छ आकाश का रंग मतलब भैया क्या होता है, नीला रंग का दिखाई देता है, क्यों? ऐसा क्यों भाई? 2 नंबर में आता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है जबकि लाल का क्या प्रकीर्णन कम होता है कि नहीं? बात समझ में आया ना? याद कर लीजिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसलिए स्वच्छ आकाश दिखाई क्या पड़ता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? हाँ देखिए, तारे हमसे काफ़ी दूर है इसलिए तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ हमेशा बदलते रहता है, इसलिए तारों की अपेक्षा तारों की आभासी स्थिति विचलित भटक जाती है अपनी रास्ता से, है ना, विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवाहित वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है और इसे तारे और क्या होता है, और तारे टिमटिमाते प्रतीत आती है। यहाँ पे एक पॉइंट में ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कि तारों वायुमंडलीय आवर्तन के कारण भी क्या होता है, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण भी तारे टिमटिमाते प्रतीत आते हैं, ठीक है। मेरी बात में नहीं आइएगा, जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर आइएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन भैया जो मैं बता रहा हूँ है ना 200% सही है। क्वेश्चन छपेगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनते भैया? देखिए, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है, इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन सातों रंगों की
पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है, नहीं है ना, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया ना कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में बट जाती है ना, इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को वर्णपट कहा जाता है ना, आप लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आया। अगर आपसे पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ दिया भैया वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, है ना, तो स्पेक्ट्रम यहाँ से लिख दीजिएगा। तो प्रकाश की देखिए आगे क्वेश्चन मिलेगा, देखिए आगे क्वेश्चन मिलेगा, इसमें बकाया जाइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए क्या है प्रिज्म। अच्छा बताइए प्रिज्म में कुल कितने सतह होता है? प्रिज्म का आकार त्रिभुजाकार होता है, प्रिज्म कुल 5 सतह होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्टिव जो मैं जो साइड से बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक छोटू, ये प्रकाश का श्वेत प्रकाश है ना, ये प्रिज्म से होकर जा रहा है, प्रिज्म है ना, प्रिज्म से होकर जा रहा है। इस 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। बताइएगा क्या है इसका ट्रिक, क्या है? वैजानी हैप्पी नाला, वैजानी हैप्पी नाला है ना, हैप्पी नाला याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक है ना, ट्रिक है याद करने का। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए पर्दा है प्राप्त हो गया ना। देखिए ब से बैगनी, जा से जामुनी, लहर, नी से नीला, हा से हरा, प्या से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा लाल का बेग, लाल का होगा ना बेग, लाल का बेग, लाल रंग का बेग और तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा। लाल रंग का बेग और तरंग धैर्य क्या होगा? सबसे अधिक होगा। बैगनी का लाल बेग और तरंग धैर्य क्या होगा? कम होगा। बाकी कुछ भी पूछे, लाल का कम, चालन, परिवर्तन, विचलन, है ना, इसमें क्या होता है? इसमें भैया लाल का कम होता है, बैगनी का अधिक होता है। बस याद कर लीजिएगा, है ना। तरंग धैर्य और बेग लाल का अधिक होता है और बैगनी का कम होता है। अब बाकी सब चीज़ जो भी कुछ है ना, चालन, परिवर्तन, आवर्तन, सब बैगनी का अधिक होगा और लाल का कम होगा। यहाँ सब्जेक्टिव आएगा 200%। ठीक है, खतरे का संकेत किस रंग का होता है बताइएगा, है ना। प्रकाश का वर्णपट क्या है? आ गया ना, स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसलिए उसमें नहीं बताया हूँ। जब सूर्य का श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब इन रंगों को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो ये वर्णपट कहलाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है छोटू, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आइएगा, एम्पियर, है ना। एम्पियर की परिभाषा दे। किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से पार करने वाली विद्युत धारा का माप एम्पियर कहलाती है। एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर बटा 1 कूलम बटा 1 सेकेंड है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोल रहा है? प्रतिरोध क्या है? इसका ऐसे मतलब लिखें। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो अपने में से वह रहे विद्युत धारा का विरोध। प्रतिरोध मतलब विरोध करना। क्या बोला है? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो अपने में से वह रहे, मतलब भैया फ्लो कर रहा है, का विद्युत धारा का विरोध करता है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसका इससे मतलब क्या होता है? ओम होता है, ओमीटर। नहीं, ओमीटर प्रतिरोधकता का होता है, ये होता है ओमीटर। तो इसका भैया सूत्र बता देते हैं, R बराबर V बटे आई। आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइएगा। ये भाई कई बार एग्जाम में आया है छोटू, ये कई बार एग्जाम में आया है कि विद्युत धारा का नामांकन चित्र बनाइए। देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, आप देख के बना लीजिएगा। ठीक है ना। इसमें अक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस भरा जाता है, आर्गन। ठीक है। इसका फिलामेंट भैया बना होता है, जानते हैं किसका? इसका फिलामेंट बना होता है भैया, फिलामेंट बना था टंगस्टन धातु को बना होता है। क्या होता है? टंगस्टन धातु को बना होता है ना। ठीक है, इसमें आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक है, निष्क्रिय गैस। बात समझ में आ लो कैसे बनाइएगा? देखिए मैं बना देता हूँ। ऐसे पहले कीजिएगा, ठीक, कर लीजिएगा ना, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके, ठीक। थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, इसमें पढ़ा नहीं रहा है, और बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक छोटू, महाभिव्य प्रश्न है ना, विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र। अब मैं नहीं करवाता हूँ, या और करवा देता हूँ। चलिए एक प्रश्न और करवाता हूँ, 25 तक लाता हूँ। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? ठीक है, ये बोला विद्युत बल्ब से ऑक्सीजन गैस निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिलामेंट, है ना, फिलामेंट होगा ना, ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर भंगुर यानी टूट जाएगा। इसीलिए भैया विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, आर्गन। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा। विद्युत धारा ये हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताम यानी लाल क्यों प्रतीत होता है ना। सूर्योदय के समय, है ना, सूर्य
हमें रक्ताम प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य के नीले और क्या बोला, नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकतम भाग हुआ उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है ना। हमारी आंखों तक पहुंचने वाली प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, अतः हमें सूर्य रक्ताम प्रतीत होता है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको एक दो बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकता छोटू। अगला प्रश्न पूछ रहा है, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। यानी मनुष्य का अधिकतम दूरी कितना देख पाएगा साफ, तो अनंत। क्या बाबू, अनंत। अधिकतम बोले है, न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। क्या पूछेगा, न्यूनतम पूछेगा ना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए बोला है, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहीं और बन जाता है, ठीक है। मतलब रेटिना पर ना नहीं बन पाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, बोला छोटू, अगला प्रश्न बोला है कि बायोगैस यंत्र क्या है। बायोगैस यंत्र क्या है। बायोगैस यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो पशुओं के अपशिष्ट से बायोगैस बनाया जाता है ना। इसी को बोलते हैं गोबर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है। और गोबर गैस का मुख्य घटक कौन होगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है, मीथेन हो जाएगा, ठीक है। मार्स गैस, फायर डैम गैस, दलदली वाले गैस, दलदली में पाया जाता है, धान की खेती में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि बायोगैस है ना एक ऐसा संयंत्र है, बायोगैस एक ऐसा संयंत्र है जो पशुओं के अपशिष्ट से बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, चालक किसे कहते हैं, है ना। चालक ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा उनमें से एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहे जाते हैं। क्या बोला, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहे जाते हैं। जैसे भैया तांबा, चांदी, लोहा, मनुष्य, जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, चालक है। इससे विद्युत धारा विद्युत धारा पार हो जाता है ना जी। अगला अर्धचालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे चालक और विद्युत रोधी, जो विद्युत को भैया पार होने नहीं देता है, विरोध करता है, विद्युत रोधी दोनों का गुण होता है, अर्धचालक कहे जाते हैं। तापमान बढ़ने से चालकता बढ़ती है, याद कर लीजिएगा। तापमान बढ़ने से चालकता क्या होती है बाबू, घटती बढ़ती। और चालक क्या, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है ना, सल्फर है ना, सल्फर सिलेनियम है, ठीक है। सल्फर भी है, याद कर लीजिए, सल्फर भी है, ठीक है। बात समझ में आया ना। अगला प्रश्न आ गया, मोस्ट विवेक प्रश्न क्या है ना, विभव किसे कहते हैं, इसका ऐसे मतलब लिखे, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार का परिमाप है जो एक प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। देखिए क्या बोला है छोटू, ये बोला है विभव किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार का परिमाप है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव बोलिए, विभवांतर बोलिए, विद्युत भाग बोलिए, सभी का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा छोटू, अगला प्रश्न आएगा फटाफट के अंदाज में, है ना। विभवांतर किसे कहते हैं, इसका ऐसा मतलब लिखे। देखिए क्या बोला, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका ऐसा मतलब लिखे। तो बोला किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार से होती है जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर कहा जाता है। इसका भी ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा, याद कर लीजिएगा, ठीक छोटू, ठीक है। क्या बोला, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर की माप उस कार से होते जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया जाता है, इसका, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अगला प्रश्न आएगा, एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर लिखेगा, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर लिखेगा, ठीक है। निम्नलिखित अंतर बाबू, यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को दर्शाता है, प्रबलता को मापता है। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका संकेत है ना, इसका संकेत ए होता है। इसका संकेत क्या होता है बुक, इसका संकेत एम्पियर में अंकित किया जाता है। इसका संकेत एम्पियर में अंकित किया जाता है, ठीक है। अब लोग बताइए इसका संकेत ए होता है कि नहीं, तो विद्युत धारा का होता है ना जी, एम्पियर में होता है। तो सही तो बोले थे,
सही तो बोले थे, ठीक है। देखिए वोल्टमीटर क्या बोलता है, यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। इसमें क्या माप रहा था, एमीटर भैया धारा को माप रहा था, एमीटर क्या माप रहा था, धारा को, ये क्या माप रहा है, विभवांतर को माप रहा है, ठीक, विभवांतर को माप रहा है। यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका संकेत वोल्ट होता है, नहीं वी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, प्रतिरोध हो चुका है, प्रतिरोध हो चुका है ना, ये हो चुका है। क्या बोला, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए चालक की तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार की है ना, तार के पदार्थ पर, तार के ताप पर, इसमें सभी क्या है ना, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। फटाफट में बताओ, फटाफट के अंदाज में। फ्यूज क्या है, विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत फ्यूज क्या है, याद कर लीजिए विद्युत फ्यूज क्या है। बोल रहा है ना कि विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में जुड़ी उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। यह उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक वाले तार का होता है ना। यानी फ्यूज क्या होता है, उच्च ऑब्जेक्टिव होगा, उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक का बना होता है, ठीक है, होता है। जब कभी भी क्या बोल रहा है, जब कभी भी विद्युत परिपथ में अचानक धारा का मान बढ़ जाता है तो फ्यूज गल जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, विद्युत धारा का संपर्क अन्य उपकरणों से कट जाता है और ये क्षतिग्रस्त होने से भैया उड़ने से बच जाता है, ठीक है। क्या होता है, विद्युत फ्यूज का काम यही होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, विद्युत फ्यूज बनाया किसे जाता है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है, आप इसमें बनाइए, कमेंट में बताइए विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है, अब पीतल किसका मिश्रण है, ठीक है, कांसा किसका मिश्रण है, तीनों चीज़ बताइएगा। फ्लेमिंग के बामस्त का नियम, बाबू फ्लेमिंग के बामस्त का नियम है, पहले समझ लेते हैं फ्लेमिंग के बामस्त का नियम क्या बोलता है ना। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत फैलाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी किसको दिखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को और अंगूठा बल को दर्शाता है। क्या फ्लेमिंग का बामस्त का नियम है ना, फ्लेमिंग के बामस्त का नियम है, ठीक है। फ्लेमिंग के बामस्त का नियम क्या है भैया, विद्युत मोटर पर आधारित है, ठीक है, विद्युत मोटर पर आधारित है। फ्लेमिंग के दामस्त का नियम है ना, जनरेटर पर आधारित है। देखिए ये फ्लेमिंग के बामस्त का नियम है, ठीक, बामस्त का नियम देख लीजिए। अंगूठा है, अंगूठा किसको दर्शाता है, बल को, अंगूठा में से क्या रहता है, बल रहता है। उसके बाद तर्जनी ई जो दिख रहा है, तर्जनी यानी विद्युत है ना, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। मध्यमा यानी धारा को, मध्यमा क्या होता है, धारा को दर्शाता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि है ना, कोई भी पूछे है ना, फ्लेमिंग के बामस्त का नियम, फ्लेमिंग के दामस्त का नियम। अंगूठा हमेशा बल की दिशा के, अंगूठा में बल होता है, अंगूठा में बल होता है। और ये जो होता है ना, तर्जनी क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी क्या, चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा हमेशा धारा को। फ्लेमिंग के बामस्त का नियम रहे चाहे दामस्त का नियम रहे। चलिए फटाफट के अंदाज में बताता हूँ, फटाफट।